बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। अपना टॉपिक चल रहा था उष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, उसमें हेडिंग डालो विशिष्ट उष्मा। क्या होता है विशिष्ट उष्मा? किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा होगी, वह उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, ठीक है, कोई एक द्रव्यमान होगा उसमें एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। लिख लो, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा होती है जो क्या करती है, किसी पदार्थ के, उस पदार्थ के एकांक ताप, जो उस पदार्थ के एकांक क्या होगा, द्रव्यमान में एकांक ताप, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में क्या करती है, वृद्धि उत्पन्न करती है। एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न करती है, वृद्धि उत्पन्न करती है। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसे हम लिख लो, इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट आप लिखोगे जूल पर केजी केल्विन। क्या लिखोगे, जूल पर किलोग्राम और केल्विन। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जूल केजी -1 और केल -1। ये इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। आई बात समझ में। अब अलग अलग पदार्थों की अलग अलग विशिष्ट उष्मा होती है, तो हम वो विशिष्ट उष्मा देखेंगे कि किसकी कितनी होती है। सबसे पहले बात आती है बर्फ की। ठीक है, बर्फ की कितनी होती है, 2100 जूल होती है, 2100 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, बर्फ के बाद देखो किसकी, पारा की होती है 140। बर्फ के बाद है पारा की कितनी होती है, 140। पारा के बाद में देखो लेड की होती है 130। किसकी, लेड की कितनी होती है, 130 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, लेड के बाद होती है लोहा की कितनी होती है, 460 होती है। ये लो, लोहा की कितनी होती है, 460 होती है। लोहे के बाद में किसकी होती है, केरोसिन तेल की होती है 210। केरोसिन तेल की कितनी होती है, 210। और जल की कितनी होती है, जल की इंपॉर्टेंट है, याद रखना 4200। जल की कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी और केल्विन। ठीक है, ये सब आपको टेबल याद रखनी है। ये किसकी टेबल है, विशिष्ट उष्मा की टेबल है। विशिष्ट उष्मा किसकी कितनी होती है ये बताई गई है।
ठीक है। बर्फ की अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी, तो जल की, कितनी, 4200। उसके बाद पूछ ले सेकंड नंबर 2100 किसकी होगी, बर्फ की। पारा की कितनी होगी, 140। लेड की कितनी होगी, 130। लोहे की 460। केरोसिन तेल की 210। ठीक है, आगे हेडिंग डालो उसमें प्रसार। उसमें प्रसार। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो किस किस में वृद्धि होगी, तो उसके लंबाई में होगी ना, उसके द्रव्यमान में होगी और उसके आयतन में होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करने पर, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में वृद्धि होती है, वह आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, इस वृद्धि को हम अलग अलग दर्शाएंगे। कैसे, उसकी लंबाई की वृद्धि होगी उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, क्षेत्रफल की होगी उसको बीटा से करेंगे और आयतन वाले को किससे करेंगे, गामा से करेंगे। ठीक है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि माप रेखीय प्रसार, माप रेखीय प्रसार। जो अल्फा होता है उसको क्या बोलते हैं, लंबाई में वृद्धि माप रेखीय प्रसार को अल्फा से। ठीक है, फिर बात आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि माप रेखीय प्रसार को बीटा से, व एक और क्या बच गया इसका, आयतन। आयतन में वृद्धि माप रेखीय प्रसार को गामा से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, गामा से व्यक्त करते हैं। अब ये तीन दे रखा है तो इन तीनों में कोई ना कोई संबंध भी होगा। ठीक है, तो लिख लो अल्फा, बीटा व गामा में संबंध। क्या संबंध हो सकता है भाई इसमें, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर होता है 1:2:3। आई बात समझ में। अगर मैं आपको बोल दूं कि अल्फा बराबर कितने बीटा, तो 2 बीटा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि अल्फा बराबर कितने गामा, तो 3 गामा। ये होता है इसका संबंध होता है इनमें। ठीक है, गामा के बराबर 3 आ जाएगा ना। बीटा और गामा के बराबर कितना अल्फा होगा, तो बीटा के बराबर 2 अल्फा, गामा के बराबर कितना अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आगे हेडिंग डालो। देखो आगे, जल का असामान्य प्रसार करते हैं। जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, क्या होता है कि हम किसी भी द्रव्य को अगर गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन किस पर बढ़ता है, वो 0 से
4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर किसका बढ़ेगा? जल का। यानी और कोई भी द्रव्य होगा उनको तो हम गर्म करेंगे, गर्म करते ही क्या हो जाएगा? उनका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन जल ऐसा होता है जिसको 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है? आयतन घटता है और उसके बाद बढ़ना शुरू करता है। लिखो, प्राय सभी द्रव्य क्या होते हैं? गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, उनके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जल में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है? आयतन का मान घटता है। आयतन का मान घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? घटता है। उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कहाँ पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, आगे देखो, हेडिंग डालो, विकिरण क्या होता है? विकिरण के बारे में देखेंगे। तो इस विधि में क्या होती है? जो ऊष्मा होती है ना, वो गर्म वस्तु से कहाँ जाएगी? ठंडे वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के जाएगी। ठीक है, और ना ही वो क्या करेगी? माध्यम को गर्म करेगी। ठीक है, और चलेगी कहाँ? प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में। तो लिख लो, इस विधि में ऊष्मा कहां से कहां तक जाती है? गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के और बिना माध्यम को गर्म किए। यानी न तो उसमें क्या होगा? कोई माध्यम होगा, न ही वो क्या करेगी? माध्यम को गर्म करेगी। प्रकाश की चाल से क्या करती है? सीधी रेखा में संचरित होती है। प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। आई क्या बात समझ में? ये क्या होता है? विकिरण होता है। अब आता है न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम। ये जो 2-4 नियम आएंगे ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से देख लेना। ठीक है, तो क्या होता है? देखो, समान अवस्था रहने पर, ठीक है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समान अवस्था रहने पर लिख लो,
समान अवस्था रहने पर किस किस के, एक तो होता है विकिरण, ठीक है, द्वारा किसी वस्तु, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, यानी किस दर से वो ठंडे हो रही है, ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर वस्तु और किसके बराबर होती है, वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम, वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम, चारों ओर के माध्यम के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या बोलता है न्यूटन का शीतलन का नियम, कि समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आगे देखो। अब इसका एक कारण क्या होता है कि वस्तु, हम जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी ना, उसके ठंडे होने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो लिख लो, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर भी क्या हो जाएगी, दर कम होती जाएगी। आई बात समझ में? आगे देखो, किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, हेडिंग डालो, किरचॉफ का नियम। हेडिंग डाल लो, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या बोलता है कि जितना अच्छे अवशोषक होंगे ना, वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, उत्सर्जक होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अवशोषक उतने ही ज्यादा उत्सर्जक होते हैं। आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने देखा होगा कि एक तो है अंधेरे में कोई कमरा, ठीक है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है, एक है सफेद वस्तु, ठीक है, यानी एक कमरा है जिसमें हमने क्या रखी है, एक तो वाइट यानी सफेद वस्तु रखी है और एक हमने क्या रखी है, काली वस्तु रखी है। तो काली वस्तु क्या होती है, अच्छी उत्सर्जक होती है। इसका मतलब जो काली वस्तु है वो क्या होगी, ज्यादा चमकेगी। ठीक है, लिख लो, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, एक काली वस्तु, वह क्या रखेंगे, एक सफेद वस्तु, एक काली वस्तु वह एक सफेद वस्तु, ठीक है, एक अंधेरे कमरे में एक
अंधेरे कमरे में समान ताप पर रखते हैं। ठीक है, जो काली वस्तु है वो क्या है, ज्यादा उत्सर्जित होगी। काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, इसलिए वह ज्यादा चमकेगी, वह ज्यादा चमकेगी। आई बात समझ में? काली वस्तु क्या होगी, ज्यादा चमकेगी। अब आता है स्टेफिन का नियम। स्टीफेन का नियम, ये नियम आपको क्या बोलता है भाई, कि किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता यानी E उसके परम ताप या बोल सकते हैं उसके T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु की क्या उत्सर्जन क्षमता, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथी घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। चौथी घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि E अनुक्रमानुपाती होगी किसके, T की पावर 4 के। ठीक है, जहां मैंने क्या लिख दिया इसको, E बराबर मैंने कर दिया सिग्मा T की पावर 4। आप पूछोगे वेयर, यानी जहां सिग्मा क्या है, एक नियंत्रक है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्टीफेन नियतांक कहते हैं। आई क्या बात समझ में? आगे हेडिंग डाल लो, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा क्या होती है। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या चीज होती है। ठीक है, निश्चित ताप पर पदार्थ का, यानी कांस्टेंट ताप होगा, निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है इसमें, गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब हुआ कि अवस्था परिवर्तन में ताप कभी चेंज नहीं होता, पदार्थ का ताप क्या नहीं होता, बदलता नहीं है।
अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप कभी बदलता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कभी भी ये ताप बदलेगा नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या देखा था, उसमें हिमांक और गलनांक में कुछ समानता थी, इन दोनों में भी कुछ समानता ही होगी। तो क्या होगी कि संघनन व कवचनाक का पहली चीज तो क्या होती है, ताप समान रहता है। ताप क्या रहता है, समान रहता है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि दाब बढ़ाने पर क्या होगा, कवचनाक का मान भी बढ़ता है। कवचनाक का मान भी बढ़ता है। तीसरी क्या हो जाएगा, अशुद्धि मिलाने से भी क्या होगा, अशुद्धि मिलाने से भी क्या हो जाएगा, कवचनाक का मान बढ़ता है। कवचनाक का मान बढ़ता है। आई बात समझ में थी। अब देखो गुप्त उष्मा क्या होती है, हमने एक हेडिंग डाली थी, क्या, गुप्त उष्मा। ठीक है ना, क्या थी, पदार्थ की अवस्था और गुप्त उष्मा थी ना। गुप्त उष्मा होती क्या है, नियत ताप पर, ठीक है ना, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें क्या होती है, उष्मा की जरूरत होती है। इसे ही पदार्थ की क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसे हम पदार्थ की क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं। और ये जो अब लिखवा रहा हूं ना चीजें, ये आपके है ना केमिस्ट्री में भी आएगा, रासायनिक विज्ञान में भी। ठीक है, अब बात आती है गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है। गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है भाई, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा में आप बोलोगे नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव्य में बदलने के लिए। नियत ताप पर किसको, ठोस के एकांक द्रव्यमान को, किसको, ठोस के एकांक द्रव्यमान को बदलोगे किसके अंदर, आप द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा, द्रव्यमान को द्रव्य में बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आवश्यक उष्मा को क्या बोलते हैं, ठोस की गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। आवश्यक उष्मा
की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊर्जा कहते हैं। देखो आगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी? तो वही चीज नियत ताप पर, इस बार क्या करेंगे, द्रव्य को किस में चेंज कर देंगे? वाष्प में चेंज कर देंगे। ठीक है, द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को किस में बदलना? वाष्प में बदलना। वाष्प में बदलने के लिए जो अपने को क्या होगी? आवश्यक ऊष्मा होगी। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किसकी गलन बोलेंगे? इस बार द्रव्य की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। द्रव्य की वाष्पन की क्या बोलते हैं? गुप्त ऊर्जा कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। अब बात आती है जल के लिए वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? जल के वाष्पन के लिए, ठीक है, जल के वाष्पन के लिए, जल के वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान होगा, याद रखना आपको, 540 क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आगे इसमें और पॉइंट देखो। एक बात आती है कि यदि पदार्थ की आपको दे रखी है क्या? गुप्त ऊष्मा दे रखी है L, ठीक है, मास दे रखा है आपको M यानी द्रव्यमान, तो आवश्यक ऊष्मा क्या हो जाएगी? Q बराबर हो जाएगी M × L। ठीक है, जहां पर L क्या है? पदार्थ की अवस्था है, M क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, और Q का क्या हो जाएगी? गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, Q बराबर क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या हो सकता है? SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी होता है।